वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लास्ट क्लास में लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे थे और हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हम क्वेश्चन वीडियो करेंगे लिविंग वर्ल्ड पर और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर। मीनवाइल अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना हो तो यू कैन सजेस्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप और ऑन माय इंस्टाग्राम। ओके, तो हमें लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें समझनी होंगी जो कई बार क्वेश्चंस में आती हैं। जैसे कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन थे, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे, फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब आपको होगा कि मैम नीट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। नीट में अभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे, लेकिन आपके अगर मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसा नहीं कह सकते कि आप ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आकर मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। और एग्जाम बॉडी चेंज भी हो रही है इस साल, तो हमें सारे तरीके के क्वेश्चन करने हैं। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता रही मैं, लेकिन जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं मैंने सिर्फ वही लिखे हैं। जैसे फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी वाज एरिस्टोटल, लेकिन अगर आपसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी पूछेगा तो कैरोलस लीनियस, ठीक है, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी दोनों ही एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थियोफेरेस्टस। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, और इसे हम इंडियन हर्बेरिया के भी फादर बोलते हैं, नाम से इंडियन नहीं लगेंगे, विलियम रॉक्सबर्ग। ऑन्टोजनी एंड फाइलोजनी, ये दोनों टर्म्स, ये वर्ड का मतलब पूछ लेते हैं। ऑन्टोजनी होते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड फाइलोजनी होती है उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो लाइफ हिस्ट्री मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस थे जो हम पढ़ते हैं कि हम ये थे, उसके बाद फीटस में ये ग्रोथ हुई, एंड देन 6 मंथ में ये ग्रोथ हुई, ये सब कुछ एंटोजनी होता है, ऑन्टोजनी होता है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लेकिन उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जैसे आप लोग हमारे बारे में पढ़ते हैं कि पहले हम ड्रायोपैथिकस, रेमापैथिकस, ऑस्ट्रालोपैथिकस ये थे, बाद में होमोसेपियंस बने, राइट? So that is evolutionary history. So evolutionary history is phylogeny and life history is, just a minute, मुझे थोड़ा सा वाइट पेन चाहिए। हाँ, ontogeny is life history। लाइफ हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया कि जाइगोट से लेकर अब तक जितना ग्रोथ हम पढ़ सकते हैं और जितना हमने स्टडी किया हुआ है, तो जाइगोट से लेकर लास्ट स्टेज तक उसको बोलेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। देन 2 टर्म्स होती है, मोनोटिपिक जीनस और पॉलीटिपिक जीनस। मोनोटिपिक जीनस वो जीनस होता है जिसमें सिर्फ एक ही स्पीशीज एग्जिस्ट करेगी, जैसे होमोसेपियंस। अब इसमें सिर्फ सेपियंस एग्जिस्ट करता है तो ये मोनोटिपिक जीनस हो गया। ऐसा जीनस जिसमें एक से ज्यादा स्पीशीज होती है उसे पॉलीटिपिक जीनस कहते हैं, जैसे पेंथेरा लियो, पेंथेरा पार्डिस, पेंथेरा टिग्रिस। ये क्या है? पॉलीटिपिक जीनस। और जिसमें सिर्फ एक ही स्पीशीज होती है वो क्या होता है? मोनोटिपिक जीनस। ठीक है। देन हमारे पास आता है आईसीबीएन और आईसीजीएन। आईसीबीएन और आईसीजीएन मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? आईसीबीएन। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? आईसीजीएन या जेड। आईसीबीएन में टोटोनिम एक्सेप्ट नहीं होते, जबकि आईसीजीएन में टोटोनिम एक्सेप्ट होते। नाउ व्हाट इज टोटोनिम? देखो, जब जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट आर सेम, जब दोनों चीजें सेम हो जाएंगी, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट आर सेम, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं टोटोनिम। टोटोनिम आईसीबीएन के अंदर नहीं मिलेंगे, मतलब बोटानिकल नेम्स में नहीं मिलेंगे, आपको जूलॉजिकल नेम्स में मिलेंगे। जैसे कि नाजा नाजा इंडियन कोबरा का नाम है, रैटस रैटस रैट का नाम है। नाजा नाजा किसका? इंडियन कोबरा का। एंड रैटस रैटस रैट का नाम है। तो आईसीजीएन तो टोटोनिम्स को एक्सेप्ट करता है, आईसीबीएन नहीं। साइंटिफिक नेम्स आर डिराइव्ड इन लेटिन और ग्रीक, ये मैं पिछली क्लास में बताया था, क्योंकि ये डेड लैंग्वेजेस होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होते, या होते भी तो बहुत कम होते हैं। तो ओवर द टाइम मीनिंग ऑफ नेम वॉन्ट बी चेंज्ड, क्योंकि इसमें चेंजेस बहुत कम होते हैं। तो अगर हम लेटिन लैंग्वेज में नाम दे रहे हैं अपने ऑर्गेनिजम्स का, तो जो आज मीनिंग है वही आने वाले 50 साल बाद मीनिंग देगा। ठीक है। देन मैंने आपको बताया था कि 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती है और 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज होती है। 7 ऑब्लिगेट को याद करने के लिए मैंने कीप द कोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक वाला निमोनिक बताया था आपको। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। फाइलम जो है वो एनिमल्स के लिए यूज करते हैं और डिवीजन जो है वो प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। अब देखो,
जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं वो, अगर मैं दो स्पीशीज के, एक ही स्पीशीज के दो ऑर्गेनिज्म उठाऊं, जैसे मुझे ले लो और अपने आप को ले लो, तो हम दोनों में काफी सिमिलैरिटी होगी, राइट, क्योंकि हम एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। तो जब हम एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं तो सिमिलैरिटीज ज्यादा होती है। लेकिन अब मैंने खुद को लिया, मैं एनिमेलिया से बिलोंग करती हूँ, और मैंने वही एनिमेलिया से बिलोंग करता हुआ लेट से अर्थवॉर्म ले लिया, तो मेरे और अर्थवॉर्म में कोई सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है आपको? बहुत रेयर, जाके कहीं सेलुलर लेवल पर आप सिमिलैरिटी डिफाइन कर पाओगे। तो जब हम किंगडम लेवल पर सिमिलैरिटीज की बात करते हैं बेटा, तो सिमिलैरिटीज कम होती है, जबकि स्पीशीज लेवल पर सिमिलैरिटी ज्यादा होती है। तो जो सिमिलर कैरेक्टर्स है, जब आप किंगडम टू स्पीशीज तक मूव करोगे वो बढ़ जाएंगे। सो लिखा हुआ है सिमिलर कैरेक्टर्स इंक्रीजेस एज वी गो डाउन फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज। ठीक है, इसके अगर सिमिलर कैरेक्टर्स ज्यादा है तो क्लासिफिकेशन करना भी आसान होगा, क्योंकि सिमिलैरिटीज ज्यादा है तो हमें रिलेशनशिप बनाने में डिफिकल्टी नहीं आएगी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, राइट। तो ईज ऑफ क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन करना भी आसान होता है। सिमिलर कैरेक्टर्स किंगडम टू स्पीशीज बढ़ते चले जाते हैं, और ईज ऑफ क्लासिफिकेशन भी किंगडम टू स्पीशीज बढ़ता चला जाएगा। मतलब क्लासिफिकेशन करना स्पीशीज के लेवल पर ज्यादा आसान होगा, क्योंकि ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स। देन हमारे पास आता है स्पेसिफिसिटी। देन हमारे पास आता है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक कैरेक्टर होना। मैंने एक बार बोला एनिमेलिया किंगडम, ठीक है, तो आप क्लास में लेट्स से 40 स्टूडेंट्स हो, तो 40 स्टूडेंट्स को अलग अलग इमेज बनेगी। कोई एलिफेंट के बारे में सोचेगा, कोई अर्थवर्म के बारे में सोचेगा, कोई स्टारफिश के बारे में सोचेगा, कोई ह्यूमन के बारे में सोचेगा, कोई फ्रॉग सोचेगा, कोई डॉग सोचेगा, कोई काउ सोचेगा। तो जब मैंने किंगडम लेवल पर मैंने जब किंगडम को डिफाइन करा, या मैंने किंगडम को टैक्सन प्रोवाइड किया बाय सेइंग एनिमैलिया, तो हर बच्चे के दिमाग में अलग अलग इमेज हुई। मतलब मैं स्पेसिफिक नहीं बोल रही। लेकिन जब मैंने बोला कैनिस फेमिलारिस, पिछली क्लास में बताया था डॉग का साइंटिफिक नेम है ना, तो फेलिस डोमेस्टिका ये किसका साइंटिफिक नेम है? कैट का, फेलिस डोमेस्टिका। तो फेलिस की बात कर लेते हैं हम, कैनिस की बात कर लेते हैं। ये मैंने बोला पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस, ये टाइगर, लेपर्ड, लायन के साइंटिफिक नेम है ना। तो जब मैं ये बोलती हूँ तो आपको एग्जैक्टली वही इमेजिन होता है जो मैं बोल रही हूँ। तो इसका मतलब है कि जब हम किंगडम लेवल पर कुछ डिफाइन कर रहे हैं तो वी आर नॉट वेरी स्पेसिफिक। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे मैं किंगडम से नीचे आती चली जाऊंगी, स्पेसिफिसिटी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। तो सिमिलर कैरेक्टर्स, स्पेसिफिसिटी एंड ईज ऑफ क्लासिफिकेशन तीनों इंक्रीज होते हैं एज वी गो डाउन फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज। जब हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाते हैं तो सिमिलर कैरेक्टर्स, स्पेसिफिसिटी एंड ईज ऑफ क्लासिफिकेशन तीनों बढ़ेंगे। ये क्लियर है सबको? ये नहीं समझ आया तो पूछ लेना, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो आप इसको इसी तरीके से याद रख सकते हैं कि मैं अपने फ्रेंड से ज्यादा सिमिलर हूँ, तो स्पीशीज के लेवल पर सिमिलर कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे। सिमिलर कैरेक्टर ज्यादा है तो ईज ऑफ क्लासिफिकेशन आसान होगा और इजी हो जाएगा क्लासिफिकेशन करना। एंड जब मैं स्पीशीज के लेवल पर कुछ डिफाइन करता हूँ, या फिर जब मैं किंगडम के लेवल पर कुछ डिफाइन करता हूँ, तो किंगडम के लेवल पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, तो स्पेसिफिसिटी कम होती है, जबकि स्पीशीज के लेवल पर स्पेसिफिसिटी ज्यादा होती है। अब हम एक एक कैटेगरी को डिटेल में देखेंगे। जो स्पीशीज है, ये टर्म किसने कॉइन करी थी? ये जॉन रे ने ये टर्म कॉइन की। उसके बाद बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज किसने दिया था? अर्नस्ट मेयर ने दिया था। अब टर्म कॉइन की जॉन रे ने, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया अर्नस्ट मेयर ने। लेकिन बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज क्या है? अर्नस्ट मेयर ने बोला दो ऑर्गेनिज्म इतने ज्यादा सिमिलर हैं एक दूसरे से कि वो आपस में रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं, और रिप्रोडक्शन के बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो वो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्पीशीज। सो ऑर्गेनिजम्स विच कैन रिप्रोड्यूस, डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा इसकी? ऑर्गेनिजम्स विच कैन reproduce among themselves, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड कैन मेक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स,
और रिप्रोडक्शन करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, फर्टाइल होने चाहिए, वो आगे रिप्रोडक्शन कर सके। कैन मेक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड टू बी रिलेटेड टू, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, मेक ऑफस्प्रिंग्स, मेक species or consist of one species. So organisms which can reproduce among themselves and can make fertile offsprings, they make a species. वो एक species से belong करते हैं और they belong to a species. Make species का मतलब क्या हो गया, they belong to a species, to same species. ये था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, जो किसने दिया था, अर्नस्ट मेयर ने दिया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क, लेकिन डाउट अपने तक मत रखना वरना इन क्लासेस का कोई भी फायदा नहीं। ठीक है, सो ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स एंड कैन मेक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, दे मेक अ स्पीशीज और दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज। और टर्म किसने कोइन की, जॉन रे ने, और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया अर्नस्ट मेयर ने। अब एक बार एनसीईआरटी पर चलते हैं। एनसीईआरटी से हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो देखो बेटा, स्पीशीज से जब हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे जीनस, तो सिमिलर कैरेक्टर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि अब हम उल्टा रीड कर रहे हैं। तब मैं पढ़ा रही थी आपको किंगडम टू स्पीशीज, तो किंगडम टू स्पीशीज सिमिलर कैरेक्टर्स बढ़ रहे थे, तो स्पीशीज से आगे जाएंगे तो सिमिलर कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कम। तो अगर ये लाइन पकड़ ली ना तो ये पूरा एनसीईआरटी समझ आ जाएगा। एनसीईआरटी क्या कहती है, टेक्सोनोमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज। तो ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, तभी उसको एक स्पीशीज में मानेंगे। One should be able to distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological differences. तो अगर दो स्पीशीज बहुत ज्यादा रिलेटेड है लेकिन स्टिल देयर विल बी डिस्टिंक्ट मोर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, उनके अपीयरेंस में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा और उसके बेसिस पर हम उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये ए स्पीशीज और ये बी स्पीशीज है। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो, ये तीन नेम है। इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो स्पेसिफिक एपिथेट है। जो फर्स्ट वर्ड है मैंगीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा, ये जीनस का है, ये मैं आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। ठीक है, ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। अगर एक ही स्पेसिफिक एपिथेट होता है तो मोनोटिपिक जीनस होता है, एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट होता है पॉलीटिपिक जीनस होता है। बट इनमें क्या होगा, जीनस में मोर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होगी। जैसे पैंथेरा है, पैंथेरा उसका अलग अलग एपिथेट होता है, जैसे टिग्रिस है, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा लियो, लेकिन ये सब किससे बिलोंग कर रहे हैं, पैंथेरा से, तो ये पॉलीटिपिक का एग्जांपल हो जाएगा। सोलेनम भी पॉलीटिपिक का एग्जांपल हो जाएगा। सोलेनम में क्या है, नाइग्रम, मेलोंजिना, बैंगन का लिखवाया था ना। ठीक है, ट्यूबरोसम, नाइग्रम किसका लिखवाया था, मकोई का, नाइट शेड का, और ट्यूबरोसम किसका था, पटेटो का। ह्यूमन बीइंग वाला क्या हो जाएगा, मोनोटिपिक जीनस, होमोसेपियंस। ठीक है, जीनस पर आएंगे तो सिमिलर कैरेक्टर्स स्पीशीज के कंपैरेटिव क्या हो जाएंगे, कम। सो जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज which has more characters in common just a minute, in common in comparison to species of other genera. तो ये मेरे पास लेट्स से A B C D E F G ये स्पीशीज थी। अब ए बी सी आपस में एक दूसरे से ज्यादा रिलेटेड है, डी एफ जी एक दूसरे से ज्यादा रिलेटेड है, तो ए बी सी क्योंकि ज्यादा रिलेटेड है तो ये एक जीनस का पार्ट होंगी। डी एफ जी एक दूसरे से ज्यादा रिलेटेड है तो ये एक दूसरे जीनस का पार्ट होंगी, तो ये लिखा हुआ है। जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जिनमें ज्यादा कॉमन कैरेक्टर है कंपैरेटिव टू द स्पीशीज ऑफ अदर जीनस। तो डी एफ जी के कंपैरिजन में एबीसी में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर है तो वो एक जीनस का पार्ट हो गई, वो दूसरे जीनस का पार्ट हो गई। पटेटो, टमेटो एंड ब्रिंजल 3 डिफरेंट स्पीशीज है लेकिन इनका जीनस है सोलेनम। लायन, लेपर्ड एंड टाइगर 3 डिफरेंट स्पीशीज है लेकिन इनका जीनस है पैंथेरा। तो जीनस जो है डॉग का वो क्या था, कैनिस, और जीनस जो है कैट का वो क्या है, फेलिस। सो द जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस व्हिच इंक्लूड्स कैट्स। तो बोल रहा है कि पैंथेरा जो है उसमें टाइगर आ गया, लायन आ गया, लेपर्ड आ गया, तो पैंथेरा जीनस फेलिस जीनस से डिफरेंट है। फेलिस किसका जीनस है बेटा, कैट का। ओके,
देन आता है फैमिली। अब फैमिली में सिमिलर कैरेक्टर्स और कम हो जाएंगे। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। इसमें रिलेटेड जीनस एक साथ आएंगे। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस को हम फैमिली कहते हैं, लेकिन इसमें सिमिलर कैरेक्टर्स और क्या हो गए, कम हो गए। जैसे जैसे हम किंगडम की तरफ जाएंगे सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते चले जाएंगे, किंगडम से स्पीशीज की तरफ आते तो सिमिलर कैरेक्टर्स बढ़ते चले जाते हैं। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज, है ना बेटा। फैमिलीज कैसे कैरेक्टराइज होती है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी लेते हैं और रिप्रोडक्टिव। मोर्फोलॉजी पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो सबसे पहले हम प्लांट की वेजिटेटिव कैरेक्टर्स डिफाइन करते हैं कि उसमें कैसे लीव्स है, किस तरीके से अरेंज है, और उसके बाद उसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर मतलब फ्लावर की बात करते हो। तो फैमिलीज का कैरेक्टराइजेशन करना है तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टर्स को लेना पड़ेगा। जैसे कि सोलेनम, पेट्यूनिया और धतूरा, ये तीन अलग अलग जीनस है, बट ये दोनों तीनों जीनस एक दूसरे से रिलेटेड है, एंड दे कम अंडर द सेम फैमिली सोलनेसी। तो सोलनेसी के अंदर ये तीन जीनस आते ही आते हैं, सोलनम, पेट्यूनिया एंड धतूरा। एनिमल्स में अगर बात करें तो पैंथेरा, जिसके अंदर लायन, टाइगर एंड लेपर्ड पड़े थे, और फेलिस, जिसके अंदर हम कैट पढ़ रहे हैं। तो पैंथेरा और फेलिस एक ही फैमिली का पार्ट है, उस फैमिली को क्या बोलते हैं, फेलिडी। उस फैमिली का नाम क्या है, फेलिडी, पैंथेरा एंड फेलिस। तो फेलिस, फेलिडी याद रख सकते हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, आपसे पूछ लेंगे कि फेलिडी के अंदर कौन कौन से जीनस आते हैं, तो वहां कैनिस मत कर देना, कैनिस वाला जो डॉग वाला है वो कैनिडी में जाएगा, फेलिडी में नहीं जाएगा, ठीक है। नाम से भी याद रख सकते हो। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैट और कैनिस को रिलेट कर लेते हैं, कैट और कैनिस को रिलेट नहीं करना है। कैनिस जो है हमारे वो कुत्ते का है, और फेलिस जो है वो किसका है, बिल्ली का। Similarly, if you observe the features of cat and dog, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into two different families. कैट की फैमिली है फेलिडी, फेलिडी के अंदर दो जीनस आते हैं कम से कम, फेलिस एंड पैंथेरा, और ये वाली कौन सी है, कैनेडी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर में एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर के अंदर ऑब्वियसली रिलेटेड फैमिलीज जो है वो एक ऑर्डर बनाएगी, और इसमें या ऑर्डर या इससे हायर कैटेगरीज में हम अग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स लेते हैं। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on aggregate of characters. What is the meaning of it, aggregate of characters? इससे पहले जो हम ले रहे थे ना बेटा, इससे पहले हम कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर भी स्टडी कर सकते थे क्योंकि सिमिलैरिटीज ज्यादा होती थी, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे सिमिलैरिटीज कम होंगी, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ज्यादा होंगे, तो हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज्यादा कंसीडर करने पड़ेंगे क्योंकि ईज ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो रिड्यूस हो गया है। बताया था कि किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाते हैं तो ईज ऑफ क्लासिफिकेशन बढ़ता है, लेकिन स्पीशीज टू किंगडम जाओगे तो ईज ऑफ क्लासिफिकेशन कम हो जाएगा क्योंकि सिमिलर कैरेक्टर्स कम हो रहे हैं। सिमिलर कैरेक्टर्स कम हो रहे हैं तो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ज्यादा है, तो एज अ रिजल्ट टू मेक द रिलेशनशिप और टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप क्या होगा, हमें ज्यादा कैरेक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि ऑर्डर और उसके हायर जितने भी कैटेगरीज में जाओगे अग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें है प्लांट फैमिलीज, जैसे कॉर्नवॉल्वुलेसी, बेटा पेपर में पूछी हुई आपके नीट के एग्जाम में आई हुई है। सोलेनेसी, कॉर्नवॉल्वुलेसी एंड सोलेनेसी कौन से ऑर्डर के अंदर आते हैं, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में आते हैं। अब बच्चों को पता नहीं कॉर्नवॉल्वुलेसी का है, सोलेनेसी तो पता चल गया, ये जो आलू टमाटर वाली जो फैमिली है वो कौन सी है, सोलेनेसी फैमिली है। कॉर्नवॉल्वुलेसी के मेंबर्स क्या है, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी खाई होगी ना सबने सर्दियों में, तो स्वीट पोटैटो याद रखो। कस्क्यूटा पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो कस्क्यूटा, कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा पढ़ा है ना, पैरासिटिक प्लांट, तो कस्क्यूटा ये इसकी मेंबर्स हैं बेटा, बस आपको रिलेट कराने के लिए कि हमारे कोर्स में किससे रिलेटेड है कॉर्नवॉल्वुलेसी। तो स्वीट पोटैटो एंड कस्क्यूटा किसके मेंबर्स है, कॉर्नवॉल्वुलेसी के। कॉर्नवॉल्वुलेसी एंड सोलेनेसी एक दूसरे से रिलेटेड है एंड दे आर प्लेस्ड इन द सेम ऑर्डर, पॉलीमोनियल्स, ठीक है। ऐसे ही एनिमल जो है उनका ऑर्डर है कार्निवोरा, और इस कार्निवोरा के अंदर दोनों आ जाएंगे, फेलिडी भी आ जाएगी और कैनिडी भी आ जाएगी। कैनिडी कहाँ पढ़ी थी बेटा हमने, कहाँ पढ़ी थी हमने फेलिडी कैनिडी, बताओ। कैनिडी डॉग की फैमिली होती है, पढ़ी थी ना डॉग के लिए हमने, ओके।
तो हम ऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ एनसीईआरटी ने एक एरर दिया हुआ है, एनसीईआरटी ने कैनेडी का स्पेलिंग गलत लिखा है, इधर भी और पिछले पेज पर भी। ठीक है, तो कैनेडी है, ये कैन सिटी नहीं है, कैन सिटी लिखा हुआ है, इट इज कैनेडी। तो आपको कैनेडी ही समझना है, इसका एक सी जो है वो एक्स्ट्रा है, वो हटा दो, बीच वाला, शुरू वाला मत हटाना वरना एन सिटी हो जाएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं क्लास की। जो रिलेटेड ऑर्डर्स हैं उनको एक क्लास में पुट किया जाएगा, अगेन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स रिड्यूस हो जाएंगे। रिलेटेड क्लासेस को एक फाइलम में फिट किया जाएगा, अगेन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स रिड्यूस हो जाएंगे। एंड रिलेटेड फाइला को या रिलेटेड डिवीजन को, डिवीजन प्लांट्स के केस में यूज करते हैं, उसे एक किंगडम में प्लेस किया जाएगा, अगेन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम हो जाएंगे। और ये होती है टेक्सोनोमिक हायरार्की। जैसे आप किंगडम से स्पीशीज जा रहे हो तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, टेक्सोनोमिक हायरार्की। और ये चारों मैं आपको ऑलरेडी पिछले सेशन में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम बात करेंगे टेक्सोनोमिक एड्स की। मैंने आपको बताया था बेटा, इसमें याद कर लेना, ये एनाकार्डियासी, सेपेंडेल्स, पोएसी, पोल्स, मसीडी, डिप्टेरा, ये आपको डायरेक्ट पूछा जाता है। देखो, दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सिंपल एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेगा कि मैंगो जो है उसकी फैमिली क्या है। मेरे जैसा एग्जामिनर ये पूछेगा एनाकार्डियासी है, इसका कैटेगरी बताओ क्या है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि एनाकार्डियासी इज अ नेम ऑफ फैमिली, तो आप गलत कर दोगे वहां पर। या फिर मैंने बोल दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज हायर कैटेगरी देन एनाकार्डियासी, और मैंने दे दिया मैंगीफेरा, इंडिका, सेपेंडेल्स, ट्राइटिकम। तो आपको पता होना चाहिए कि सेपेंडेल इज अ हायर कैटेगरी, तो उसके लिए ये पता होना चाहिए कि एनाकार्डियासी की कैटेगरी क्या है। तो मेरे जैसे एग्जामिनर के क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए आपको थोड़ा सा आड़ा तिरछा सब तरीके से सोच के याद करना पड़ेगा। डायरेक्ट मत रट्टा मारना, डायरेक्ट रट्टा मारोगे तो सिर्फ एक स्टैटिक आंसर कर पाओगे, डायनेमिक नहीं कर पाओगे। देन हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज टेक्सोनोमिकल एड्स। टेक्सोनोमिकल एड्स क्या होते हैं? ऐसे टूल्स जिसकी हेल्प से हम टेक्सोनोमिक स्टडीज कर पाए। जैसे हमारे हमारे स्कूल में क्या होता है, म्यूजियम होता है जिसमें हमें सैंपल्स दिखाए जाते हैं एनिमल के, प्लांट के। तो टेक्सोनोमिक एड्स उसको बोलते हैं जो हमें टेक्सोनोमिक स्टडीज में हेल्प करे। Taxonomic studies of various species of plants and animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry, and in general in knowing our bioresources and their diversity. पता है कि हमें अगर taxonomic studies कर रहे हैं तो वो काफी जगह useful है. These studies would require correct classification and identification of organism. इनके लिए correct classification और identification होना चाहिए. Identification of organism requires intensive laboratory and field studies. मैं तभी आइडेंटिफाई कर सकती हूँ जब मुझे बहुत सारी नॉलेज है, क्योंकि उससे पहले मुझे कैरेक्टराइजेशन करना पड़ता है. The collection of actual specimen of plant and animal species is essential and is the prime source of taxonomic studies. These are also fundamental to studies and essential for training in systematics. It is used for classification of an organism and the information is gathered. तो इसमें जो भी कुछ लिखा है that is so theoretical. I think आप इसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं, मुझे इसको हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है. आपको बेसिक अगर कोई पूछ ले व्हाट आर टेक्सोनोमिकल एड्स, ऐसे टूल्स या ऐसे तरीके या ऐसे मीडियम जिनको हम यूटिलाइज करते हैं टू डू टेक्सोनोमिक स्टडी, और जो हमारी टेक्सोनोमिक स्टडी को इजी बनाते हैं, ऐसे प्रोसीजर्स, टेक्निक्स, टूल्स, उन सबको हम टेक्सोनोमिक एड्स में रखते हैं. अब हमारे पास सबसे पहला टेक्सोनोमिक एड आता है हर्बेरियम. सबसे पहले इसका मतलब समझो, ये सिर्फ प्लांट्स के लिए होगा, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या होता है, जैसे हमारी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में कबर्ड्स होती है, कबर्ड के अंदर बुक्स होती है, वैसे ही हर्बेरियम इज नथिंग बट अ लाइब्रेरी. और उस लाइब्रेरी के अंदर शीट्स होती हैं और उन शीट के ऊपर प्लांट का स्पेसिमेन चिपका रहता है. अब आप कहोगे कि मैम इतने बड़े बड़े ट्री के स्पेसिमेन कैसे शीट के ऊपर कोई चिपकाएगा? अरे बच्चे क्या करते हैं, डाली काट लेते हैं प्लांट की और वो डाली को शीट पे चिपकाते हैं और उस शीट को स्टोर कर लेते हैं. और वो शीट को स्टोर करेंगे किसी फोल्डर में डाल के. तो मेरे पास ये शीट है, मैंने इसके ऊपर डाली चिपकाई, उस डाली में पत्ते भी हैं, थोड़ा सा तना भी आ गया, मतलब स्टेम आ गया, और थोड़े से फ्लावर भी दिख रहे हैं. तो वो डाली काट के चिपका दी शीट पे. अब इस शीट को मैंने एक फोल्डर में रख दिया और उस फोल्डर को कबर्ड में रख दिया, और वो कबर्ड जिस रूम में रखी है उसको क्या बोल देंगे, हर्बेरियम. तो हर्बेरियम्स में कबर्ड होती है, हर्बेरिया इसका प्लूरल है, हर्बेरियम सिंगुलर है, ठीक है. और इसमें क्या होते हैं, कबर्ड्स. कबर्ड्स के अंदर क्या होते हैं, फोल्डर्स. फोल्डर्स में क्या होती है, शीट्स. और शीट्स पर क्या होती है, पेड़ की डाली, और उस डाली की सारी इंफॉर्मेशन होती है. इसको हम बोलते हैं हर्बेरियम, जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी. अब हर्बेरियम वहीं पर डेवलप होगा जहां ऑलरेडी एक बोटानिकल गार्डन है, क्योंकि तुम्हें डाली चाहिए पेड़ से, और पेड़ कहाँ मिलेगा तुम्हें, कोई अपने गार्डन में घुसने तो देगा नहीं तुम्हें. तो अपने को बहुत बड़ा हर्बेरिया डेवलप करना तो बहुत सारे पेड़ चाहिए, तो मतलब हमें एक बोटानिकल गार्डन चाहिए होगा. तो बोटानिकल गार्डन के साथ ही क्या बना रहता है, हर्बेरियम बना रहता है.
तो यहाँ लिखा है हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व। अब इसको समझो, क्या हम गीले प्लांट के डाली को स्टोर कर सकते हैं? आप कहोगे मैम मैं तो कर लूंगा, या मैं तो कर लूंगी। कर तो लोगे, उस पर फंगस लग जाएगी, और फंगस लग जाएगी तो जो तुमने मेहनत करी, उसको काटा, उसको चिपकाया, वो सारी खराब। हमें तो सालों साल यूज करनी है ना उसे, तो सबसे पहले उसे ड्राई करना पड़ेगा। आपको पता है ना, फंगस हमेशा वार्म और मोइस्ट एरिया में ही ग्रो करती है। उसको जैसे ही थोड़ी सी नमी मिलेगी वो ग्रो कर जाएगी। बारिश के दिनों में फंगस ग्रो करती है ना, तो आपको अपने प्लांट स्पेसिमेन से नमी को हटाना होगा, मॉइस्चर को हटाना होगा, इसलिए ड्राई किया जाता है। देन उसे शीट पर चिपकाना है, तो उसे प्रेस करेंगे एंड उसे प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, तो ये वर्ड्स का मतलब समझो जो एनसीईआरटी ने यूज करा है। एंड देन इन शीट्स को अरेंज कर देंगे कबर्ड्स में। ठीक है, और अब अरेंज कैसे करेंगे? हम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज करेंगे। मैंने बोला ना फोल्डर्स में रखेंगे। अब मेरे पास है मैंगीफेरा इंडिका की शीट, अब उसे कौन से फोल्डर में रखना है? मैंगीफेरा फोल्डर में रखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो किसकी शीट है? मैंगीफेरा इंडिका की। तो जीनस की फोल्डर बना लेते हैं हम, जीनस का नाम रख देते हैं और उसके अंदर फिर सारी शीट्स रख देंगे। जैसे अब मान लो मेरे को दूसरा ट्राइटिकम एस्टिवम है ना, बीट मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट सेशन में, तो मुझे ट्राइटिकम जीनस का फोल्डर बनाना पड़ेगा और उसके अंदर ट्राइटिकम एस्टिवम या फिर कोई XYZ जितने भी स्पीशीज होंगी वो सब रख देंगे। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से अरेंजमेंट होता है। अब इसके अलावा और क्या बताया इसने? These specimens, along with their descriptions on herbarium sheets, become a storehouse or repository for future use. और इन स्पेसिमेन को फ्यूचर यूज के लिए यूज किया जाता है। अब मैंने इतनी मेहनत से डाली चिपकाई है, एक बार पढ़ने के लिए तो नहीं चिपकाई होगी उसे, तो मैं उसे हमेशा यूज करूंगी। हर्बेरियम शीट पर लेबल भी लगा रहता है, और लेबल पर इंफॉर्मेशन होती है बहुत सारी। लेबल पर इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी डेट को ये डाली कलेक्ट की गई थी, कौन से प्लेस से डाली कलेक्ट की गई थी, किस बंदे ने या किस बंदी ने ये डाली कलेक्ट की, मतलब नेम ऑफ कलेक्टर बोल दो यहाँ पर। कलेक्टर वो डीएम वाला नहीं है, मतलब जिसने कलेक्ट की। ठीक है, उसके बाद इसका इंग्लिश नाम क्या है इस प्लांट का, इसका लोकल नाम क्या है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, और ये प्लांट कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। ये 7 इंफॉर्मेशन लेबल पर लगाई जाती है। ये 7 इंफॉर्मेशन किस पर लगाई जाती है बेटा? लेबल पर लगाई जाती है। और लेबल शीट के राइट कॉर्नर में चिपकाया जाता है। ये मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं, अभी हम जाएंगे नोट्स वाली स्क्रीन पर इसको समझ लो पहले। तो यहाँ लिखा है इंग्लिश लोकल एंड बोटानिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स नेम एटसेट्रा विल बी देयर ऑन द लेबल। ठीक है, हर्बेरिया को हम क्विक रेफरल सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि अब मुझे अगर मान लो कोई भी चीज के लिए रेफर करना है, तो जीनस के फोल्डर बने हुए हैं, तो जीनस फोल्डर पे फटाफट जाके मैं रेफर कर सकती हूँ। तो इसे क्विक रेफरल सिस्टम बोलते हैं बेटा, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। क्विक रेफरल सिस्टम में कौन सा टेक्सोनोमिक एड करेक्ट कनेक्ट करोगे? हर्बेरियम। हर्बेरियम वहां होगा जहां बोटानिकल गार्डन। हर्बेरियम में कबर्ड्स होती हैं, कबर्ड्स के अंदर जीनस के फोल्डर बने रहते हैं, उन फोल्डर्स में शीट्स होती है, शीट पर डाली चिपकी रहती है, और डाली की सारी इंफॉर्मेशन लोअर राइट कॉर्नर में लगे लेबल के अंदर होती है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब एक बार इस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट और है, एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। सबसे पहले आपको हर्बेरियम के एग्जाम्पल्स करने हैं बेटा। हर्बेरियम के एग्जाम्पल्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं पेपर में, आपको करने हैं। रॉयल बोटानिकल गार्डन एग्जाम में आ चुका है, क्यू इंग्लैंड। आपको सिर्फ लोकेशन पूछता है मैच द फॉलोइंग में, तो मैच द फॉलोइंग दे देगा, आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि रॉयल बोटानिकल गार्डन किधर है, इंग्लैंड में। ये बहुत फेमस भी है, हम आगे भी इसके बारे में बात करेंगे। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है, CNH, कहाँ है? कैलकाटा, लिखा ही नहीं है कि किधर है, कैलकाटा। हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI। FRI तो सबको पता होना चाहिए भाई, पहाड़ों में जाते नहीं हो क्या? कहाँ है ये? देहरादून में। सो हर्बेरियम ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कैलकाटा में है, रॉयल बोटानिकल गार्डन इंग्लैंड में। ठीक है, देन हमारे पास है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, n नंबर ऑफ टाइम्स बेटा एग्जाम में पूछा जा चुका है। NBRI इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और ये है लखनऊ में। इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा, कोलकाता। लोएड बोटानिकल गार्डन दार्जिलिंग। ये सिर्फ इतने ही करने हैं, इतने कर लो। ये सारे पेपर में आए हुए हैं जो मैंने आपको बताया, PYQ है, एनसीईआरटी ने इसमें से एक दो तो एनसीईआरटी ने भी दिए हैं। जहां बोटानिकल गार्डन है उसके साथ डेवलप हुआ हर्बेरिया भी है, बताया ना। हर्बेरिया कहाँ मिलेगा? जिधर कहाँ है बोटानिकल गार्डन। तो अगर मान लो लिखा है रॉयल बोटानिकल गार्डन, इट डज नॉट मीन कि उसके पास हर्बेरियम नहीं है। रॉयल बोटानिकल गार्डन का हर्बेरियम भी है, तो उसको क्या लिखेंगे? हर्बेरियम ऑफ रॉयल बोटानिकल गार्डन। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, तो वहां पर क्या है? सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम पे एक बोटानिकल गार्डन भी होगा।
हर्बेरियम ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन बोटानिकल गार्डन एंड लॉर्ड बोटानिकल गार्डन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? आई होप हर चीज क्लियर होगी। एक बार हर्बेरियम की टेक्निक देख लेते हैं। ये टेक्निक आपको नोट्स में लिखनी है। सबसे पहले मैंने अपने बोटानिकल गार्डन से कलेक्ट किया स्पेसिमेन, तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा? कलेक्शन। मैं डाली तोड़कर लेकर आई, उसको क्या कहेंगे? कलेक्शन। दूसरा स्टेप क्या होता है? मुझे उसे डाली को ड्राई करना है, वरना उसे फंगस मार देगी, फंगस उस पर अटैक कर देगी, फंगस उसे सारा खा जाएगी। तो मैं उसे ड्राई करूंगी। अब आप कहोगे कि मैम धूप में छोड़ दो ड्राई हो जाएगी। कभी धूप में किसी पत्ते को सुखाया है? जब धूप में पत्ते को सुखाओगे ना, पता क्या होगा? वो इतना ड्राई हो जाएगा कि आपका हाथ लगाते ही वो बिखर जाएगा। हमें तो इसे स्टोर करना है, तो हम इसे धूप में नहीं सुखा सकते। तो हम न्यूज़पेपर फोल्डर या किसी भी पेपर के अंदर इसे ड्राई करते हैं, ताकि ये ड्राई हो जाए, मतलब इसकी मॉइस्चर पेपर एब्जॉर्ब कर ले। तो इसको हम ड्राई करेंगे यूजिंग न्यूज़पेपर फोल्डर। तो पहला हो गया, मैं डाली तोड़कर लाई, कलेक्शन। दूसरा स्टेप हो जाएगा, मुझे उसे ड्राई करना पड़ेगा क्योंकि फंगस उसके ऊपर अटैक कर सकती है। तीसरा स्टेप क्या होगा? पॉइजनिंग। अगर कोई फंगस ने अटैक कर भी दिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर ऑलरेडी चिपका हुआ है, तो 0.1% HgCl2 मरकरी क्लोराइड हम लेंगे और उसे पॉइजन कर देंगे कि कुछ अगर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो मर जाए। ठीक है, देन हमारी जो डाली है वो रेडी है, उसको माउंट करेंगे और स्टिच कर देंगे। किससे? एक शीट से। देखो मैंने कितनी सुंदर शीट बनाई है आप लोगों के लिए। तो ये शीट पर माउंट कर देंगे और स्टिच कर देंगे। अब ये शीट पे मैंने डाली चिपका दी, और ये जो शीट का साइज याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है, 41x29 सेंटीमीटर और इंचेस के हिसाब से 16.5x11.5 इंचेस। 2-3 बार इसे रीड करोगे तो उसके बाद ऑप्शन से पिक करना आसान होगा। तो ऐसा मत सोचो कि यार ये भूल जाएंगे। एक बार इसको 2-3 बार नोट्स में लिख लो, 2-3 बार इसे रीड करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा कि ये सही है। चार में से एक ही तो चूज करना अपने को। देन लेबल का साइज कितना होगा? 7x12 सेंटीमीटर। लेबल पर ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटानिकल नेम, फैमिली नेम, नेम ऑफ कलेक्टर, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ये मेरी शीट रेडी हो चुकी है। मुझे इसे डिपॉजिट करना है, जैसे फॉर्म डिपॉजिट करते हैं ना, ये पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो डिपॉजिट करना। डिपॉजिट कैसे करूंगी? शीट को डालूंगी जीनस फोल्डर में, और जीनस फोल्डर को डाल दूंगी कबर्ड में, और कबर्ड कहाँ रखी है? हर्बेरियम में। बस हर्बेरियम की टेक्निक इतनी सी। कलेक्शन किया, ड्राई किया, पॉइजन किया, माउंट किया, स्टिच किया, लेबल किया, डिपॉजिट कर दिया। लेकिन अब जैसे हम दिवाली की सफाई करते हैं घरों में, ऐसे हमें हमारे हर्बेरिया की भी सफाई करनी पड़ेगी कि कोई दीमक उसे खा तो नहीं रही, कोई इंसेक्ट का पेस्ट उसे खा तो नहीं रहा। इंसेक्ट पेस्ट में सबसे कॉमन जो इंसेक्ट पेस्ट है दैट इज सिल्वर फिश। बेटा ये फिश नहीं है, ये इंसेक्ट है। नाम इस फिश है, इसका जैसा दिख रही है वैसी है नहीं, है मछली नहीं है। ये सिल्वर फिश है जो कि इंसेक्ट है, और ये हमारी शीट को कुतर देगी, खत्म कर देगी। इसलिए हमें इसे मारना पड़ेगा। तो हर 4 से 6 महीने में हम अपने हर्बेरिया की क्लीनिंग करेंगे, और हर्बेरिया की शीट्स पर या तो डीडीटी डालेंगे या फिर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालेंगे। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन या फिर डीडीटी 4 से 6 महीने। हर्बेरिया में आपको इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। ये आपका पूरा हर्बेरिया हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टेक्सोनोमिक एड है दैट इज बोटानिकल गार्डन। मैंने आपको बताया एक ऐसी प्लेस जिसको ह्यूमन ने मेंटेन किया है, बहुत सारे ट्रीज लगाए हैं, उसको हम कहते हैं बोटानिकल गार्डन। अगर ये नेचुरल सेटिंग में होता तो ये क्या हो सकता था? जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वो तो नेचुरल सेटिंग में है। लेकिन जब ह्यूमन किसी जंगल को एस्टैब्लिश करता है अपनी स्टडीज के लिए, तो वो हो गया बोटानिकल गार्डन। इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रीज मिलेंगे आपको, एनिमल्स नहीं मिलते यहाँ पर। ऐसे तो चिड़िया विड़िया होगी, ऐसे बात नहीं है, लेकिन ऐसे टाइगर नहीं घूम रहा होगा जैसे आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह में देखते हो ना, वैसा नहीं होगा, क्योंकि ये वाइल्ड नेचुरल सेटिंग में नहीं है, ह्यूमन ने खुद एस्टेब्लिश किया है। So these specialized gardens have collection of living plants for reference. Plant species in these gardens are grown for identification purposes, and each plant is labeled identically, indicating its botanical or scientific name and its family. जो बच्चे बोटानिकल गार्डन में गए हैं उनको पता है कि बोटानिकल नेम भी लिखा रहता है और फैमिली का नाम भी लिखा रहता है। देन ये सारा आ जाएगा इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, एंड बोटानिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। okay? म्यूजियम सबने देख रखा है स्कूल्स में बेटा, दैट इज म्यूजियम। म्यूजियम में आपको प्लांट के स्पेसिमेन भी मिलते हैं और एनिमल के स्पेसिमेन भी मिलते हैं। एनिमल स्पेसिमेन जो होते हैं ना, आपने क्रिस्टल क्लियर कांच की बोतल देखी होगी, ऐसी होती है। देखो मैं शेप बनाती हूँ आपके लिए, इस तरीके की होती है। इसमें होता है फॉर्मेलिन का सोल्यूशन, और इसमें आपके एनिमल डिप रहते हैं। फॉर्मेलिन में एनिमल डिग्रेड नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते, तो हम इसे एक बार इसमें स्टोर करने के बाद सालों साल तक इसे चला सकते हैं। इसके अलावा म्यूजियम में आपको क्या मिलेंगे?
म्यूजियम में आपको स्केलेटल सिस्टम भी मिलता है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम देखा होगा, और बाकी एनिमल्स की बोन भी होती है, प्लांट के भी स्पेसिमेन होते हैं। इसके अलावा आपको म्यूजियम में और क्या मिलेगा, जैसे जो बड़े बड़े मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी से मांस वगैरह निकाल देते हैं और अंदर रुई भर देते हैं, कॉटन भर देते हैं, तो स्टफिंग करके मैमल्स दिखाए जाते हैं, ठीक है। और इंसेक्ट्स को पिन अप करके रखते हैं और इंसेक्ट्स को भी शो किया जाता है। तो यहाँ क्या लिखा है, बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. Museums have collections of preserved plant and animal specimens for study and reference. Specimens are preserved in the container or jars in preservative solution. कौन सा है solution? Formalin. बता दिया मैंने आपको. Plant and animal specimens may also be preserved as dry specimens. May be dry हो सकते हैं, जैसे कि insect dry होता है. Insect को insect के box में रखा जाता है, उसे मार के पिन अप करके रखते हैं, ठीक है। लार्ज एनिमल्स जैसे बर्ड्स और मैमल्स, उनका मांस निकाल के उनको स्टफ करके प्रिजर्व करके रखा जाता है। स्टफ किससे करते हैं, कॉटन वगैरह भर देते हैं उसके अंदर। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन्स इन ऑफ एनिमल्स टू, स्केलेटल सिस्टम्स भी वहां पर होते हैं। जूलॉजिकल पार्क जस्ट लाइक बोटानिकल गार्डन, ह्यूमन ने जो डेवलप किया है दैट इज जूलॉजिकल पार्क, लेकिन ये वाइल्ड एनिमल्स का कलेक्शन है। तो वाइल्ड एनिमल्स को खाली जगह पे तो रखेंगे नहीं, तो पहले तो जंगल बनाएंगे, उस जंगल में केजेस बनाएंगे और उन केजेस के अंदर एनिमल्स को रखेंगे। तो जूलॉजिकल पार्क और बोटानिकल गार्डन बेटा ex-situ कंजर्वेशन है, ये आप 12th में दोबारा से पढ़ोगे ex-situ कंजर्वेशन। एक बार मैं ऊपर ऊपर से बता देती हूँ आपको, ये ex-situ कंजर्वेशन है बोटानिकल गार्डन, और जूलॉजिकल पार्क भी क्या है बेटा, ex-situ कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन का मतलब तो सबको पता है, कंजर्व करना। एक होता है ex-situ और एक होता है in-situ। ex-situ का मतलब होता है नेचुरल सेटिंग से बाहर निकालकर कंजर्व, और इन-situ का मतलब होता है नेचुरल सेटिंग में ही कंजर्व करना। जैसे मैंने बोला नेशनल पार्क, नेचुरल सेटिंग में ही कंजर्वेशन है वो, लेकिन मैंने बोला बोटानिकल गार्डन, नेशनल पार्क से बाहर निकालकर हमने एक अलग प्लॉट खरीदा और उस प्लॉट को फिर जंगल में डेवलप किया, वो हो गया ex-situ कंजर्वेशन। तो नेचुरल सेटिंग से बाहर निकालकर कंजर्व करना ex-situ कंजर्वेशन होता है। मैंने बोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो क्या है, हमने नहीं बनाई ना, वो सेंचुरी ऑलरेडी बनी हुई थी। तो हम या फिर हम कोई भी जंगल बोल सकते हैं, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क के अंदर एनिमल्स भी है ना, तो वो क्या हो गया, इन-situ। लेकिन अगर मैंने उसका जूलॉजिकल, उससे एनिमल लेकर एक पूरा का पूरा जूलॉजिकल पार्क एस्टैब्लिश कर दिया, पहले प्लॉट खरीदा, फिर उसको जंगल बनाया, फिर उसमें केजेस बनाए और केजेस के अंदर एनिमल्स भर दिए, तो ये क्या हो गया, ex-situ कंजर्वेशन। ह्यूमन सेटिंग में जो कंजर्वेशन है दैट इज ex-situ कंजर्वेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कर लिया है। अब एक छोटी सी वीडियो होगी जिसमें मैं आपको की, फ्लोरा, मोनोग्राफ, मैनुअल, ये सारा कुछ बताऊंगी। अभी इस वीडियो के जस्ट बाद मैं अपलोड कर दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आप एक बार इस वीडियो से नोट्स बनाना, कुछ डाउट हो तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, हम इस चैप्टर के साथ अब ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आपको दोनों चैप्टर्स रेडी करवा दिए हैं, लिविंग वर्ल्ड भी और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी। अब इसके क्वेश्चन वीडियो बनाऊंगी मैं, तो पहले हम क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 11 प्लांट किंगडम। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।